पाठ 1 दो बैलों की कथा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। इस कथा का भाग 1 हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ा रही हूँ मैं भाग 2। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या का समय घर पहुंचकर गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्सी से बांध दिया और उनकी शरारत का उनको मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को तो उसने अच्छी खली चूनी सब कुछ खाने को दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, अर्थात झूरी उनको बहुत अच्छी तरीके से रखता था दोनों बैलों को। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। झूरी के इशारे मात्र से ही वो बहुत अच्छा काम करते थे उसका। यहाँ उनको बहुत मार सहनी पड़ती थी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी, पर मिला सूखा भूसा, यानी उनको यहाँ अपमान की पीड़ा तो सहन करनी पड़ती थी, पर खाने को भी अच्छा नहीं दिया जाता था। नाद की तरफ, यानी चारा डालने का जो स्थान है उसकी तरफ वो आँख देखकर भी आँख तक नहीं उठाते थे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया मारते मारते उनको थक गया, पर दोनों बैलों ने पाँव तक नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागने लगा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मूक भाषा का मतलब होता है चुपचाप या अनुच्चारित भाषा या बेजबान भाषा जो होती है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। हीरा ने कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार भी सहनी पड़ेगी, मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहूँ तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। हीरा ने कहा, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा
अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाकों में नाथ डालना यानी नियंत्रण में रखना, यानी इनको नियंत्रित किया जाएगा। उसने गराव खोल दिया, मोटी रस्सी को गले की मोटी रस्सी खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा उनको। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ही नहीं था। नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है रहा है हम मार्ग भूल गए। तुम भी बेहताशा भागे, यानी घबरा कर भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट लेते थे कि कोई आ तो नहीं गया। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कोई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगल झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसने भिड़ना जान से हाथ धोना है, उससे भिड़ना तो जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, 9-2-11 यानी भागना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से उसको रगड़ूंगा, भगाऊंगा, तुम पीछे से भगाना। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा यानी अनुभव। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। मल्लयुद्ध यानी कुश्ती। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसको दौड़ाया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी बड़े ही उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी या घायल होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर यानी घबरा कर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में यानी जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यानी हारे हुए शत्रु या निहत्थे शत्रु पर भी युद्ध में कभी वार नहीं किया जाता। ये सब ढोंग है। बेरी को तो यानी दुश्मन को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वे सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा
पर उसने एक नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो खेत की मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर जानवर के पैर को बोलते हैं। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, यानी उसका मित्र संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिए गए। कांजी हौस जहाँ पशुओं को कैद किया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया ऐसा सरोकार, और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। समझ ही में नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती थी, इससे क्या उनकी भूख मिटती। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रह जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इतनी गुते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल